मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर इसका जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। यहाँ पे हम सभी समाचार दिखाते हैं, ऐसे बहुत से समाचार आपको मिलेंगे जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मैंने अपने इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना एक नया चैनल बनाया है, उसका लिंक डाल दिया है, उसको भी आप जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरा ये चैनल बंद हो जाए, तो उस चैनल पर हम मुलाकात करेंगे अपनी फिर। तो मित्रों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सुबह बात कर रहे थे। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो में मैंने दिखाया था किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को एक उपहार दिया जा रहा है और हमने उस पर एक थंबनेल लगाया था कि ये पुरस्कार है या गुलामी का फंदा। वो आपने देखा होगा वीडियो, नहीं देखा है तो मैं इसको दोबारा से एक बार उसको डिस्क्रिप्शन में अपने उसका लिंक डाल रहा हूँ, उसका भी नीचे, उसको भी जाके देख सकते हैं आप। उस वीडियो पर बहुत से लोगों ने टिप्पणियाँ की थी और कुछ उसमें से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कि मोदी के कट्टर समर्थक हम भी हैं, लेकिन हम थोड़ी अपनी आँख खुली रखते हैं, तो उन्होंने कुछ अपनी टिप्पणियाँ की हैं, तो उस पर चर्चा आगे हम करेंगे। बहरहाल सबसे पहले हम बात करेंगे गाज़ा पट्टी की। मित्रों गाज़ा पट्टी के अंदर 2 मार्च के बाद से यानी लगभग 70 दिन बीत गए और वहाँ पे अनाज का एक भी दाना नहीं पहुँचा था। संयुक्त राष्ट्र के लगभग वहाँ पे 400 वितरण केंद्र थे खाना देने के, और उन 400 के 400 वितरण केंद्रों पर पूरी तरह से अनाज ख़त्म हो गया था। भुखमरी वहाँ पर फैल रही थी। इवन इतनी ज़्यादा वहाँ पर भुखमरी फैल गई थी कि लगभग 300 से ज़्यादा जो गाज़ा की महिलाएं थी उनको अपना गर्भपात करवाना पड़ा था कुपोषण की वजह से, क्योंकि वहाँ पर खाना ही नहीं था। इस वजह से ये भी कहा गया, बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं, मुल्क हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि 400 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि भुखमरी की वजह से वहाँ पर मर गए गाज़ा पट्टी के अंदर। तो इसके बाद जब पूरी दुनिया से दबाव पड़ा इजराइल के ऊपर कि आप यहाँ पर खाना दीजिए, किसी भी तरह से यहाँ पे खाना सप्लाई होने दीजिए, खाने की सप्लाई मत रोकिए, नाकेबंदी को ख़त्म कीजिए, लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया। और यूनाइटेड नेशंस वगैरह ने जो ऑफ़र किए कि हम खाने की सप्लाई करेंगे, वो सारे ऑफ़र्स भी इजराइल ने ठुकरा दिए। उसने ये कहा कि खाना अमेरिका की एक कंपनी सप्लाई करेगी और वो खाना हमास के पास ना पहुंच जाए, इसकी निगरानी का जो जिम्मा है वो इजराइल के पास रहेगा। इसी हिसाब से पहली बार वहाँ पर जो अनाज था वो पहुँच रहा था, अनाज पहुँचा था। और दक्षिण राफा में ये घटना हुई है, यानी इजराइल जो गाज़ा पट्टी है उसका जो दक्षिणी इलाका है जिसको कि राफा बोलते हैं, उसके भी दक्षिण राफा में एक छोटा सा कैंप लगाया इजराइल की सेनाओं ने, और वहाँ पर उन्होंने अनाज का वितरण शुरू किया। इसका ऐलान किया कि हम यहाँ पे अनाज का वितरण करेंगे। और वहाँ पे अनाज का एक दाना नहीं है, इतनी वहाँ भुखमरी है कि जैसे ही वहाँ पे अनाज उतरा ट्रकों से, वैसे ही वहाँ पे हज़ारों की संख्या में मुसलमान भागते दौड़ते अनाज की लूट करने के लिए, खाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। और जैसे ही वहाँ पे जब ये लोग ये भागा दौड़ी मची, आपाधापी मची, तो ऐसी स्थिति में जो इजराइल के सैनिक थे उनको लगा कि यहाँ पे तो हज़ारों लोग दौड़ करके आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत भीषण हादसा हो जाए। हालांकि वो हादसे को रोकना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने वहाँ पे गन फायर कर दिया, यानी उन्होंने एक चेतावनी के रूप में एक गन फायर किया। जैसे ही उन्होंने गन फायर किया वैसे ही उसमें वहाँ पर भीड़ में पूरी भगदड़ मच गई और बड़ी संख्या में वहाँ पे हताहत हुए हैं फिलिस्तीन के मुसलमान। खाने के लिए भगदड़ मची, भुखमरी के लिए भगदड़ मची, और इस भगदड़ में बड़ी संख्या में हताहत हुए। इसमें कई लोग मारे गए हैं, कई लोग कुचल कर मारे गए हैं। और इसके बाद फिर जब ये भगदड़ मची, उसके बाद फिर पूरे दुनिया के अंदर जानते हैं आप, रोना पिटना, छाती पीटना शुरू हो गया लोगों का। खासकर जो ईसाई मुल्क हैं वो ज़्यादा अपनी छाती पीटने लगे, जो मुस्लिम मुल्क हैं उन्होंने तो इस पर ज़्यादा कुछ रोना धोना नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग अनाज ले जा रहे हैं
और ये जो अनाज ले जा रहे हैं इनके भी अगर आप चेहरों को देखें, ये देखिए, ये आदमी तो इतना दुबला पतला हो गया, बिना खाए की बोरी के बोझ से एकदम दबा जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा तगड़ा आदमी था। ये किस तरह से घूर रहा है, आप शक्ल देखिए इस आदमी की। अमेरिका और इजराइल खाना खिला रहे हैं इसको, हमास ने तो साथ छोड़ दिया, हमास तो मारा गया, कोई लायबिलिटी तो नहीं थी कि खाना खिलाया जाए, दिया जाए, फिर भी इजराइल और अमेरिका ऐसा कर रहे हैं। इजराइल ने अनुमति दी है कि इनको खाना खाने दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी इसके आप चेहरे को देखिए, इसकी आंखों को देखिए, इसकी आंखों में कितनी नफरत नज़र आ रही है एक फोटोग्राफर के लिए। यहाँ पर देखिए आप, इस तरह की तस्वीरें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो एक पूरी बाड़बंदी यहाँ पर की गई, और बाड़बंदी इसलिए की गई कि कहीं ऐसी दोबारा भगदड़ ना मचे, इसलिए जो लोग भी थे उनको वहाँ पे बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह से वहाँ पे ठूंस दिया गया, और उसी में उनको वहाँ पे खाना पीना दिया जा रहा था। तो ये पूरी वहाँ पे स्थितियाँ बनी हुई हैं। ये तो खाने के पैकेट, कुछ बिस्किट के पैकेट वगैरह, और ये गेहूँ, और यहाँ पे चाय वाय दी जा रही है, ये सब चीज़ें हैं। तो लगातार जो है अगर देखा जाए तो जिस तरह की हालत इस वक्त हो रखी है, खाने की बहुत कमी है, हमास को सप्लाई लाइन शायद टूट गई है, खाना नहीं मिल रहा, जो भी है। बहरहाल खबर ये आ रही है कि हमास ने एक बार फिर से कहा है कि हालत बहुत ख़राब है, और कृपया करके भाई युद्ध विराम एक बार फिर से कर दिया जाए। यानी युद्ध विराम की मांग की है, और कहा है कि 70 दिन का युद्ध विराम किया जाए, और इसमें से 10 युद्धबंदी इजराइल के हम छोड़ेंगे, और कुछ युद्धबंदी इजराइल भी छोड़ेगा। ये एक अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि हैं जिनका नाम है स्टीव विटकॉफ, और जहाँ कहीं भी सीज़ फायर की बातचीत चल रही है, चाहे वो रूस और यूक्रेन की बात हो, चाहे वो गाज़ा में बात हो, वहाँ पे स्टीव विटकॉफ का नाम हमेशा आता है। स्टीव विटकॉफ ने ये जो पूरा प्रस्ताव हमास का है, इसको अमेरिका के पास भेजा है, लेकिन इजराइल ने अब तक इस पर एक शब्द भी नहीं कहा है। इजराइल युद्ध विराम नहीं चाहता है, इजराइल सीज़ फायर नहीं चाहता है, और अगर वो सीज़ फायर करेगा भी तो वो अपनी रणनीति के हिसाब से सीज़ फायर करेगा। हमारे देश की तरह नहीं करेगा कि पाकिस्तान ने फ़ोन किया कि सीज़ फायर कर दो तो हम सीज़ फायर कर दें, ऐसा इजराइल नहीं करेगा। अब तक की स्थिति वहाँ पर यह है, बता दें आपको हम कि लगभग 77% जो गाज़ा है, 77% जो गाज़ा पट्टी का इलाका है, उस पर पूरी तरह से कब्ज़ा इजराइल की फोर्सेस ने कर लिया है। और वहाँ पे 14 मई को एक वहाँ पे मोहम्मद सिनवार, जो कि नया चीफ बना था हमास का, याया सिनवार पहले था, उसके बाद एक मोहम्मद सिनवार बना, उसको भी उस हमास के नए चीफ को भी मार दिया है इजराइल ने। एक यकीन हमाद करके वहाँ पे एक 11 साल की एक लड़की थी, जो कि एक इन्फ्लुएंसर थी, सोशल मीडिया पर काम करती थी, यूट्यूबर थी, और वो यकीन हम्माद उसका नाम था, और वो उसका काम ये था कि वो लोगों को ये बताती थी कि अगर कोई बम बरस रहा हो तो आप कैसे अपनी जान बचाएंगे। और एक स्ट्राइक हुई, और उस स्ट्राइक में उसके घर पर भी स्ट्राइक हुई, और उस स्ट्राइक में वो 11 साल की यकीन हम्माद भी मारी गई। तो उसको लेकर के भी जाहिर सी बात है कि रोना पिटना जो है वो तमाम दुनिया में मचा हुआ है। जो भी पूरी सेकुलर लॉबी है वो बुरी तरह से फूट फूट कर अपनी आंसू बहारी रो रही है। तो ये तो सारा मैंने आपको बताया कि इस वक्त क्या चल रहा है पूरे गाज़ा पट्टी के अंदर। और अब हम एक बार फिर से ज़रा हम अपने प्यारे भारत देश की बात करेंगे, और वो हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी अभी कि भाई किस तरह से जो इस्लामी मुल्क हैं उन्होंने मोदी जी को अपने पुरस्कार दे करके एक तरह से मुसलमानों के हितों को महफूज रखने की कोशिश की। ऐसा शक होता है कि एक दबाव बनाया जाए मोदी पर कि आपको मुस्लिम देशों ने अवार्ड दिया है तो आप कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ ना कीजिए, बल्कि आप कुछ भी हो आप मुसलमानों का पूरा ध्यान रखिए। ऐसा अंदेशा लगता है, ऐसा शक होता है। जिस तरह की घटनाएं हमारे देश में लगातार हम देख रहे हैं। पहले अगर कोई मुझसे कहता आज से 1 साल पहले, तो मैं कहता कि ये बात बिल्कुल बकवास है, लेकिन आज जो हो रहा है उसको देख करके मुझे यकीन है कि शायद ये बात सच हो। तो जब मैंने वो वीडियो बनाया तो उस वीडियो में मेरे बहुत से मतलब ज़्यादातर जो मेरे मित्र थे उन्होंने समर्थन किया और ये कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ कमियां अब मोदी जी के अंदर इस इंटरनल पॉलिसी को लेकर के देखने में आ रही हैं, उसकी बात हमको करनी चाहिए। और एक हमारे मित्र ने ये भी कहा कि जो भी चीफ मिनिस्टर
बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से बनाए गए हैं। ज़्यादातर उनका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है या उनका कोई अपना मतलब कुछ वो कर नहीं रहे उस तरह से, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा। मुझे और चीज़ से मतलब नहीं है कोई, लेकिन हाँ, हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे मतलब है। तो इस संदर्भ में मैं अपने उन मित्रों को कहना चाहूँगा कि इस समय सिर्फ दो ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि हिंदुत्व के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। एक तो योगी आदित्यनाथ और दूसरे हिमंता बिस्वा शर्मा। तो योगी आदित्यनाथ पर दिल्ली का कोई नियंत्रण नहीं है। वो अपनी स्वयंभू ताकत है, उनकी स्वयंभू ताकत है। वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर है। वो अपने आप में बहुत बहुत बड़ा पद है। मुख्यमंत्री का पद उनके सामने कुछ भी नहीं है उस पद के सामने। तो पहले से ही वो बहुत बड़े पद पर थे, उनको एक और पद मिल गया। तो वो स्वयंभू एक लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। उनके ऊपर कोई नियंत्रण मोदी जी का, अमित शाह का नहीं है। इसीलिए वो खुल करके हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें हिमंता बिस्वा शर्मा की, तो उनके ऊपर भी दिल्ली का कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ के चाणक्य वही हैं, वहाँ पे उनकी ही चलती है। तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक स्वतंत्र शासक की तरह ही जो उनको लगता है सही हिंदुत्व के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो लोग अपॉइंट किए गए हैं राज्यों में मुख्यमंत्री के तौर पर, उनका जो काम है, हो सकता है कि वो काम करते भी हो हिंदुत्व के लिए, हो सकता है कि, लेकिन वो काम कहीं नज़र नहीं आता है। जैसे योगी ने एक मैसेज दिया अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, कैमरे के सामने उन्होंने दंडित किया जिहादियों को। इससे जिहादियों में एक डर फैला, दंगाइयों में डर फैला, हिंदुओं को सुरक्षित महसूस होने लगा। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश से लगातार कितनी घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से अभी एक घटना सामने आई है, जहां पे एक शूटिंग एकेडमी में एक कोई मुस्लिम शूटर था और उसने 100 लड़कियों का यौन शोषण किया और उसके मोबाइल में तमाम वीडियो मौजूद थे। और मेरा ये कहना है कि मोहन यादव एक तलवारबाज मुख्यमंत्री हैं और लठ चलाना जानते हैं। अब उनके बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको, काफ़ी अच्छे कलाकार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन शायद लोग सोचते हैं कि हम क्यों इतना ज़्यादा उद्यम मचाएं, हम दिल्ली की नज़र में क्यों आ जाएं, थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, कुछ खास खुल करके हिंदुत्व के लिए वो नहीं कर पा रहे। शायद क्यों नहीं कर पा रहे, इसकी वजह क्या है मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि जितनी भीषण घटना हुई कि 100 लड़कियों का यौन शोषण कर लिया अगर एक शूटर ने, एक मुस्लिम जिहादी शूटर ने, लव जिहादी शूटर ने, तो फिर उसकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए थी कि वो सज़ा पूरे देश में दिखनी चाहिए थी कि हाँ, सज़ा इसको दी जा रही है। अगर वो दिखता कैमरे के सामने तो फिर जो एक अपराधी इस तरह के हैं जिहादी, उनके अंदर डर बैठता और उनकी मानसिकता पे रोक लगती, हिंदू सुरक्षित महसूस करते। लेकिन ऐसा हमें कुछ भी इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के अंदर नहीं दिखा। और क्यों नहीं दिखा, ये बड़ा सवाल है। आज भी ऐसे तमाम बीजेपी शासित प्रदेश हैं जहाँ पर कि तमाम गर्ल्स कॉलेज हैं, जहाँ तमाम सरकारी स्कूल हैं और उनके सामने जिहादी शोधे खड़े रहते हैं। वो 100-200 लड़कियों को अगर छेड़ेंगे तो उसमें से 2-4 लड़कियाँ तो उनकी फंसी जाएंगी लव जिहाद में। फिर उन 2-4 लड़कियों से के अश्लील वीडियो बना करके वो 10-20 लड़कियों का और यौन शोषण कर लेते हैं। पूरा रैकेट चल रहा है, हर जगह पे ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। राजस्थान में ऐसी घटनाएं सामने आई। तो वो जो डर यूपी के अंदर नज़र आता है मुसलमानों के अंदर या जिहादियों की, अपराधियों के अंदर, वो डर कहीं और नज़र क्यों नहीं आता है। और ख़ासकर जो मुख्यमंत्री मोदी, अमित शाह ने अपॉइंट किए हैं, आखिर वहीं पर ये शिकायतें क्यों आती हैं। इस संदर्भ में भी हमें थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। और ये हमें टिप्पणी जो है हमारे एक मित्र ने की थी, कल भी हम इस पर विचार कर रहे थे और आज हमने कहा कि इस पर थोड़ा विस्तार से विचार करते हैं। दूसरा, कुछ जो मोदी के बहुत ही कट्टर समर्थक हैं, जो कि मैं भी हूँ और कोई विकल्प भी नहीं हमारे पास में, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि भाई पांडे जी, आपको कुछ पता नहीं है। दरअसल जो इतना बढ़िया मोदी जी ने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी की है और जो उनको मुस्लिम देशों से इतने सम्मान मिले हैं, यही वजह है कि पाकिस्तान का किसी ने साथ नहीं दिया है और इस्लामी मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, ये बात वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे मेरा ये मानना है कि मुझे इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि जब मैं कोई एक्शन ले रहा हूँ या अगर मान लो कि कोई देश को एक्शन ले तो उसके साथ कौन है और कौन नहीं है। इसलिए क्योंकि जब हमने परमाणु धमाके किए थे तो हम पर प्रतिबंध लगे और उस प्रतिबंधों से हमें कोई असर नहीं पड़ा, हम आराम से उससे उभर के सामने आए। और दुनिया को भारत की ज़रूरत है, भारत को किसी की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान का साथ किसी ने नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे उनको बताना चाहता हूँ, उनको जवाब देना चाहता हूँ जिन्होंने ये सवाल पूछा कि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मलेशिया, तुर्की, अजरबैजान, बांग्लादेश के तो जो मोहम्मद यूनुस के तो चीफ एडवाइज़र ने कह दिया कि उधर से अगर हमला करेगा भारत तो इधर से हम हमला करेंगे। चाइना, 6-7 ऐसे देश हैं जिन्होंने खुले तौर पे पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन भारत के पास गिनाने के लिए ऐसा एक मुल्क है बस, इजराइल, जिसने कि भारत का खुल के साथ दिया। बाकी किसी ने भारत का खुल के साथ नहीं दिया। ये कटु सत्य है। ना रूस ने दिया, ना अमेरिका ने खुल के साथ दिया, ना हमारे जो दोस्त, यहाँ तक कि जापान तो हमारा दोस्त है, जापान ने भी खुलकर कोई बयान नहीं दिया। बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर मेरा ये कहना है कि फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारा साथ दे रहा है, घोषणा कर रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। जब आप पे टेरर अटैक हुआ उस वक्त आपके साथ सब लोग खड़े थे, सबने आपके साथ में आपका बयान दिया। लेकिन जब टेरर अटैक के बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, आपने वहाँ पे मार की, उसके बाद फिर कितने लोगों ने साथ दिया, वो वहाँ पे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। उतना वहाँ पर उस तरह से फिर किसी ने बहुत साथ नहीं दिया, कोई खुलकर सामने नहीं आया। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं भारत से एक जलन है दुनिया को। और वो जलन क्या है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, भारत बहुत तरक्की कर रहा है, भारत के हथियारों ने अपना कमाल दिखा दिया, भारत का एयर डिफेंस गजब का है, भारत अब हथियारों का निर्यात कर रहा है। दुनिया ने जिस भारत को 1947 में एक कांग्रेस शासित राज्य में एक भिखमंगे की तरह से, एक ऐसे राष्ट्र की तरह देखा था जो झुका रहता है हमेशा, जिसकी कोई औकात नहीं, जो अपनी कोई औकात नहीं समझता, और जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कंधे झुका करके जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जाया करते थे, एक वैसे देश के तौर पे भारत को दुनिया देखती थी। अब का जो भारत है वो एक ताकतवर भारत है। उसकी अपनी एक ताकतवर आर्मी है, उसकी एक बहुत ज़बरदस्त सैन्य शक्ति है, उसका एयर डिफेंस इतना काबिल तारीफ़ है कि इजराइल जैसे देशों ने अपने गजब कर दिया, कमाल कह दिया। तो हमने अपनी जो ताकत दिखाई है हथियारों के क्षेत्र में, अब हम जो है 5th जनरेशन का अपना लड़ाकू विमान बनाने के लिए अपना इंजन खुद बनाना चाहते हैं। हम बना भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम बना लें। इसके अलावा हम चंद्रयान अपना स्थापित कर दिए चंद्रमा के ऊपर। तो जो हमारा पूरा एक विकास हो रहा है एयर डिफेंस को लेकर के, डिफेंस सेक्टर को लेकर के, और हमको देखा लोगों ने किस तरह से था कि एक ऐसा मुल्क है भाई लाचार, और आज हम ताकत दिखा रहे हैं अपनी। जहाँ से आतंकवादी हमले हुए वहाँ हमने फोड़ डाला उनको कस के पकड़ के। तो इस उभरते हुए भारत की ताकत को तो रूस को भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप देखो, आपका कोई दोस्त अगर हो, आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त हो, भले कितनी आपकी उसकी अच्छी दोस्ती हो, लेकिन याद कीजिएगा कि जिस दिन आप क्लास में टॉप करेंगे उस दिन आपकी दोस्ती भले उससे कितनी अच्छी हो, लेकिन आपके दोस्त को भी आपसे जलन हो जाएगी कि नहीं यार ये टॉप करेगा, थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। तो उसी तरह से आपका दोस्त, अगर आज भारत ने अपनी ताकत जो दिखाई है हमारी वायुसेना ने, तो अगर हमारा दोस्त भी है रूस और इजराइल भी है, तो उसको भी जलन हुई कि यार इसने ताकत दिखा दी, अपनी दम तो है, इसने दम तो है इस देश में, थोड़ा वो जलन तो होगी। इसीलिए हमारे साथ कोई शायद खड़ा ना हो, कोई साथ ना दे, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी आज की तारीख में आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। कोई भी अपनी फ़ौज नहीं उतारेगा पाकिस्तान के अंदर कि हम बचा लें पाकिस्तान को। हाँ, अधिक से अधिक कोई हथियार देगा, ड्रोन देगा, थोड़ा बहुत कुछ देगा, कोई थोड़ा बहुत लोन दे देगा, और कुछ नहीं। और आप देखिए तो पाकिस्तान, भाई सऊदी अरब और ये जो यूएई वगैरह हमेशा लगातार पाकिस्तान को मदद देते रहे, लगातार पाकिस्तान को वो धन से मदद कर रहे हैं। उनको आर्थिक, उनकी जब स्थिति ख़राब हो रही तो लगातार उनको डॉलर्स दिए जा रहे हैं। तो वो तो लगातार साथ खड़े हैं। आपके साथ तो एक भी देश खुल करके नहीं उस वक्त आया, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो देखो मलेशिया, तुर्की, अजरबैजान, ये सब देश आ गए, बांग्लादेश भी आ गया, चाइना भी आया खुल करके। हमारे खुल के हमारे साथ नहीं आया काउंटर करने के लिए। ये हमारे लिए, हम इसको चाहे चिंता का विषय कहें या जो भी कहें, या मैं इसको बहुत कोई महत्वपूर्ण नहीं मानता, लेकिन चूंकि ये सवाल खड़ा किया गया मेरे चैनल पे टिप्पणी करके, इसलिए मैंने कहा कि इसका जवाब देना मेरे लिए आवश्यक है। और वैसे भी चाहे सन 1965 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो,
जब लड़ाइयाँ हुई तो उस वक्त भी जो मुस्लिम देश थे उन्होंने पाकिस्तान का ही साथ दिया, उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया। और अगर अभी भी खुल करके अगर जंग हो जाएगी तो फिर उस वक्त भी इस बात की उम्मीद कम है कि भारत का साथ मुस्लिम मुल्क दें। और अगर एक आध दो चार देश अगर उदारवादी दृष्टिकोण अपनाएं तो उसको ये कहना कि हमारे साथ खड़े हैं, ये भी ठीक नहीं है। अब देखिए, यही सब देश जो इस्लामी मुल्क हैं ये इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं, ना फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। उसकी वजह क्या है? जब इजराइल बना था तो 1967 में 6 डे वॉर हुआ था, और उस 6 डे वॉर में 6-7 मुस्लिम देशों ने मिल करके इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था। जब हमला किया तो उसका मकसद ये था, मिडिल ईस्ट में सब मुस्लिम मुल्कों का ये मकसद था कि इजराइल नाम के नासूर को हम यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। उस युद्ध में इजराइल ने सबकी हर मुस्लिम देश की खूब पिटाई की। इजिप्ट के ऊपर लंबे मतलब इजिप्ट के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया था, जो सिनाई द्वीप है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था इजराइल ने। एक बार जब पिट गए बुरी तरीके से सारे मुसलमान देश इजराइल के हाथों, तो तब से लेकर के आज तक इसके बाद मुसलमानों की पॉलिसी ये रही है मुस्लिम कंट्रीज़ की इजराइल के प्रति कि ना हम इजराइल के साथ हैं, ना हम पाकिस्तान, ना हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। वो अपने लड़े दें, हमसे मतलब नहीं। या भी क्या है कि सारे मुस्लिम देशों को ये लगता है कि भारत को हम दबा सकते हैं। जिस दिन भारत भी इजराइल की तरह से इनकी पिटाई कर देगा, ढंग से इनकी पिटाई कर देगा, उस दिन ये सब भी बिल्कुल उसी तरह से सही हो जाएंगे। जैसे आज इजराइल के मामले में पेश आते हैं, वैसे तब हमारे मामले में पेश आएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने एक उम्मीद रखी है कि हम ओवैसी को भेजेंगे तो हमसे कुवैत खुश हो जाएगा, या हमसे कतर खुश हो जाएगा, या सऊदी अरब हमारे साथ आ जाएगा, पाकिस्तान को छोड़ देगा। मैं इस मानसिकता पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि ये मानसिकता कहाँ तक उचित है। हम ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकते कुछ चीज़ों को लेकर के? क्योंकि उससे, इन सब चीज़ों से हमारा फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है, हमारा नुकसान बहुत होता है, और ख़ासकर हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी शक्तियों का नुकसान होता है हमारे देश के अंदर। इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक है, वहाँ पर जा कर के उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़रूर उस पर नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार।